अच्छा भाई, हम इसकी बात कर रहे थे एरे डॉट मैप की। सिंपल मैप में आपने एक एरे डिफाइन किया। एरे के अंदर 3 नंबर दिए हुए हैं, 5। एक एरे पास किया, उसमें 5 वैल्यू रखी हुई हैं। फर्स्ट वही आपसे वैल्यू ले रहा है, सेकंड आपका इंडेक्स ले रहा है। आप सिंपल कंसोल करा रहे हो और इसको डेटा दिखा रहे हो। ये सिंपल एक मैप है और मैप इस तरह यूज़ किया जाता है। मैप एक एरे का मेथड है। इसके साथ हमारे को ES6 ने कुछ और चीज़ें भी प्रोवाइड की, जिसके अंदर अगर हम इसी एरे को उठाते हैं, आपने फॉर का लूप लगाया। अब आपको अगर सिर्फ और सिर्फ इसकी की चाहिए, इंडेक्स चाहिए, तो आप की निकालने के लिए की ऑफ एरे का नाम, जो भी आपके एरे का नाम होगा, एरे डॉट कीज, ये आपके पास एक मेथड दिया गया। एरे का ही मेथड है जो सिर्फ और सिर्फ क्या लेके आएगा, कीज लेके आएगा एरे की फॉर्म में। बिल्कुल। अब यहाँ पे आए, आपने आके पेज पे रिफ्रेश किया तो आपके पास 0 1 2 3 4 ये इंडेक्सेस नंबर आ गया। मतलब अगर आपको इसी एरे की, अगर हम उस डेटा का कुछ फॉर्मेट अलग कर लेते हैं, अभी हमारे पास ये 0 1 2 3 दिखाएगा। हमने एक एरे बनाया हुआ है जिसमें 3 नाम स्टोर किए हैं, असद, अली और उमर। हमें ES6 ने एक मेथड प्रोवाइड किया, एरे डॉट कीज। डॉट कीज क्या करेगा, इसकी इंडेक्सेस रिटर्न कराएगा। जब भी आपको किसी भी एरे की इंडेक्सेस रिटर्न करानी हो, इंडेक्सेस देखनी हो, तो आप यूज़ कर सकते हो एरे डॉट कीज, जिससे आपको इसकी कीज मिल जाएंगी। अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए सिर्फ और सिर्फ, तो आप यहाँ पर जाके वैल्यूज लिख दोगे, तो आपको इसकी क्या मिल जाएंगी, वैल्यूज। अक्सर इंटरव्यूअर कहते हैं कि भाई मुझे दोनों की दोनों रिटर्न करानी है, अलग अलग तरीके से रिटर्न करानी है, तो इसके लिए आप यूज करते हो एंट्रीज, और इधर आप पास करते हो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस तरह करके की कॉमा वैल्यू। तो आपके पास की और वैल्यू रिटर्न होंगी। इसमें हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एरे, अच्छा ये AWS का मकसद कि एरे का नाम, जो भी आपके एरे का नाम होगा, एरे डॉट कीज, एरे डॉट वैल्यूज, एरे डॉट एंट्रीज। आपके पास ये 3 होते हैं, एरे डॉट कीज, एरे डॉट वैल्यूज और एरे डॉट एंट्रीज। तीनों में फर्क क्या है? फर्स्ट वाला सिर्फ और सिर्फ की लेके आएगा, सेकंड वाला वैल्यू लेके आएगा, थर्ड वाला दोनों लेके आएगा, इंडेक्स भी और वैल्यू भी। अगर एरे डॉट कीज होगा तो आप एक ही पैरामीटर पास करोगे, जिसके अंदर आपको इंडेक्स में आएगी। एरे डॉट वैल्यू पास करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। लेकिन जब आप एरे डॉट एंट्रीज पास करते हो और आपने अब बोला कि सर यूं करो, यहाँ जाके एक वैल्यू लिख दो, हमने यहाँ सिर्फ क्या लिख दिया, वैल्यू। जब आपने ये किया तो आपके पास यूं करके डेटा आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये पास कराएगा। फर्स्ट पे ये रखेगा इंडेक्स को, सेकंड पे ये रखेगा वैल्यू को। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे इस तरह नहीं चाहिए, मुझे चाहिए भाई वहीं से मैं डिवाइड चेंज करके लाऊं, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट पास कर दी कि फर्स्ट वाली की होगी। अब यहाँ देख रहे हो, फर्स्ट यहाँ पे की आई पड़ी है और सेकंड क्या आई हुई है, वैल्यू। तो आप यहीं पर आपने डिफाइन कर दिया
कि भाई फर्स्ट का जो भी डेटा होगा वो इसमें जाए, सेकंड का डेटा इसमें जाए। तो फर्स्ट की होगी, सेकंड वैल्यू होगी। तो ये तीनों की तीनों आपके पास मेथड है। ऑब्जेक्ट के साथ भी ये पास कर सकते हो। यार अगर आप अक्सर देखते हो तो आप एरे डॉट एंट्रीज यूज करते हो, जहाँ पे आपको इंडेक्स नंबर भी चाहिए होते हैं, तो आप ये यूज करते हो। इसको आप तब यूज करते हो जब डेटाबेस के साथ खेलना हो, जब उसकी की चाहिए हो, उसकी इंडेक्स नंबर चाहिए हो। जब सिर्फ यूजर को डेटा दिखाना होगा तो आप एरे डॉट वैल्यू चाहोगे। जब यूजर चेंजिंग करना चाहेगा तो उसको इंडेक्स भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए, तो आप एरे डॉट एंट्रीज यूज करोगे। सर थोड़ा जल्दी जल्दी ना, थोड़ा जल्दी जल्दी। हाँ, नमाज का टाइम बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन 2:30 हो गए ना, 2 बजे हम गए तो आधा घंटा अच्छी बात है, आराम से नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन पीछे में देखना भी चाहिए ना कि पीछे भी जाना है, वापसी भी। अच्छा, तो हमारे पास एरे डॉट कीज, एरे डॉट वैल्यूज और एरे डॉट एंट्रीज हैं। तो हमें मैप का मेथड भी आ गया और ये 3 मेथड भी आ गए। जी जी। हाँ, वन बाय वन लेके आएगा ताकि हम वन बाय वन यूआई पे दिखा सकें। हाँ, देखो यहाँ पर अब ये सवाल हो सकता है कि सर यहाँ हम लूप यूज करते, मैप यूज नहीं करते, लेकिन रिएक्ट के अंदर डायरेक्ट आप यूआई में लूप नहीं लगा सकते, तो आप उसकी जगह ये मैप लगाते हो। मैं रिपीट कर, जी हाँ, ये फास्ट है उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इटरेशन कम लेता है, मिली सेकेंड्स, बहुत स्पीड में चलता है। अच्छा, हमने एक एरे बनाया हुआ है, एरे डॉट मैप। मैप हमारे पास एरे का एक मेथड है जिसमें फर्स्ट पे वैल्यू आती है, सेकंड पे इंडेक्स आती है। आपने कंसोल किया हुआ है, इंडेक्स भी दिखा दो, वैल्यू भी दिखा दो। अब आपके पास किसी भी टाइप का डेटा हो, इस टाइप का नहीं, भले हमारे पास एक स्टूडेंट का डेटा है, स्टूडेंट के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हमने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, वो इसमें मसला नहीं होता, ये सपोर्ट करता है। मतलब आप ये दो या ना दो, एक ही बात है। तो आपने यहाँ पर 2 स्टूडेंट का डेटा बना लिया। अब आप इसके ऊपर लगाना चाहोगे तो आप लिखोगे स्टूडेंट्स डॉट मैप कॉल बैक फंक्शन। ये होता है कॉल बैक फंक्शन। आप पहले ये मेथड और मेथड के अंदर ये पास होता है कॉल बैक फंक्शन, और क्योंकि ये ES6 को फॉलो करता है तो आपको एरो फंक्शन लगाना पड़ता है। हमने इसीलिए सबसे पहले एरो फंक्शन सीखा था। ये है एरो फंक्शन जो कॉल बैक होता है, जिसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने यहाँ पास किया वैल्यू कॉमा इंडेक्स। अब हम यहाँ पे आएंगे और कंसोल करेंगे, सिर्फ वैल्यू को पहले तो आप पास ये जितना भी डेटा होगा वो सब के सब लेके आएगा। मतलब ये अब आप यहाँ आउटपुट में देखोगे तो दोनों का डेटा आया है, अली का भी डेटा आ गया, उमर का भी आ गया। मतलब जितना डेटा होगा वो सबके सब उठा के ले आएगा एक ही टाइम पर। मतलब आपने यहाँ पर नेम पास किया अली, एज दे दी 20, यहाँ नेम पास किया उमर, एज दे दी 21। अब यही मैं फोर लूप में लगाता ना,
आई स्टार्ट करो 0 से, इसकी लेंथ तक चलाओ, उसमें प्लस प्लस करते जाओ, फिर डेटा निकालो, तो वो बड़े, एक तो कोड भी लंबा होता और बड़ी पंचायत होती, और रिएक्ट उसको सपोर्ट ही नहीं करता। तो फिर बोलोगे सर आज से पहले वही सिखाया, वो पहले हमें आना चाहिए था, अब ये समझ आ रहा है, ये डायरेक्ट ये होता तो समझ ही ना आती। और इसके बाद हमारे पास इंडेक्स में तो वही का वही डेटा पास होगा कि भाई 0 और 1 इंडेक्स पास हो रही है। आ रही है समझ? अब आपको बोला जाए कि भाई सिर्फ और सिर्फ एरे के ऊपर कीज निकाल के दिखाओ, तो आप बोलोगे स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे फॉर का लूप यूज कर रहे हो, फॉर का लूप स्टार्ट किया, फॉर मुझे सिर्फ इसकी की चाहिए, की ऑफ आपके एरे का नाम डॉट कीज। एरे डॉट कीज भी एक मेथड है, एरे डॉट कीज एक क्या है, मेथड है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको रिटर्न करता है कीज, मतलब इंडेक्सेस 0 और 1। क्योंकि भाई 0 और 1 क्यों रिटर्न हो रहा है, दो है, 0 पे ये पड़ा है, अगर ये बाहर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होती तो ये एरर देता, बोलता भाई ये दूसरा डेटा क्यों दिखा रहे हो, मैं तो सिर्फ एक ही डेटा ले सकता हूँ। स्क्वायर का मकसद कि ये एक एरे में है, ये एक किस में है, एरे में है। तो आपने यहां जाकर ये पास किया तो इंडेक्स आ गई 0 1। अब आपको बोला जाए भाई वैल्यू पास कराओ, तो अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, वैल्यूज, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपने कहा नहीं भाई मुझे वैल्यूज भी चाहिए और इंडेक्सेस भी चाहिए, तो आप क्या लगा दोगे, एंट्रीज, तो इसमें इंडेक्सेस भी आ जाएंगी और वैल्यूज भी आ जाएंगी। आ रही है समझ, या ऐसा कुछ जिसके ऊपर से जा रही है? देखिए आपके पास एक स्टूडेंट का डेटा है, आपने सबसे पहले सिंपल एरे का मेथड लगाया, वो देखो आपने ये पास किया वैल्यू। अब आप यहाँ पे आए, आपने कंसोल किया, तो ये आपको डायरेक्ट ये पास कराएगा, वैल्यूज आ गई। अब मुझे इसकी इंडेक्स चाहिए, तो मैं इसको बोलूँगा भाई आपको अगर इंडेक्सेस भी चाहिए तो आप क्या लगा लो, एंट्रीज। ये अब इंडेक्सेस भी देगा कि 0 पे ये डेटा है, 1 पर ये डेटा है। अब आपने बोला भाई मुझे यहाँ पर यहीं से बताना है कि की कौन सी है और इंडेक्स वैल्यू कौन सी है, तो आपने यहाँ पर क्या पास कर दिया, की, और यहाँ पर क्या पास कर दिया, वैल्यूज। अब इंटरव्यूअर एक सवाल करता है, डॉट एंट्रीज और डॉट मैप में क्या फर्क है? एंट्रीज में पहले इंडेक्स स्टोर होती है, उसके बाद वैल्यू आती है, मैप में पहले वैल्यू आती है, बाद में इंडेक्स आती है, फर्क सिर्फ ये है। और हम बोलते हैं कि कुछ फर्क नहीं है, फिर वो बोलता है रास्ता बस बंद, आगे सवाल ही नहीं करना। ठीक है भैया आपको जवाब आ जाएगा, तो वो जवाब आता ही नहीं है बेचारा मेरे, तो इसलिए इसमें तो कोई मेथड ही नहीं है ना, 3 मेथड है इसके, डॉट कीज, डॉट वैल्यूज या डॉट एंट्रीज, ये 3 आप यूज कर सकते हो डेटा निकालने के लिए। मैप तो खुद एक अलग से मेथड है, तो आप अब आपने अगर कीज निकालनी है तो आप कीज भी निकाल सकते हो, अलग से आ जाएगी, वैल्यू भी अलग से आ जाएगी। 0 इंडेक्स नंबर ये वैल्यू, 1 इंडेक्स नंबर ये उसकी वैल्यू नहीं। अब की इस ऑब्जेक्ट की ये है, लेकिन इंडेक्स नंबर ये है। देखें यहाँ पर अगर आप जाओगे तो ये क्या है, एरे, ये 0 पे ये पड़ा है, 1 पे ये पड़ा हुआ है, कौन सी नीचे वाली, ये जो की बात है ना, ये बिल्कुल ये इंडेक्स है, मतलब वो जो आप पास कर रहे हो, अगर इस पे कंफ्यूजन हो रही है, ये 0 और 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट पड़े हैं, 2 ऑब्जेक्ट पड़े हैं,
की इंडेक्सेस नंबर होंगे। एरे में इंडेक्सेस होते हैं, कीज नहीं होती। ऑब्जेक्ट में इंडेक्स नहीं होते, ऑब्जेक्ट में कीज होती हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास सिंपल इस तरह करके मेथड बनाए जाते हैं। आप इन सबको यूज कर सकते हो इजीली। मैप को वो कॉल बैक, इस ये कॉल बैक हो रहा है। देखो आपने कॉल किया मैप, मैप के अंदर एक कॉल बैक कॉल हो गया। इसको आपने कॉल नहीं किया, आपने सिर्फ मैप को कॉल किया। मैप खुद अपने अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लेता है जो आपको रिटर्न कराता है वैल्यू जो आपके पास आ रही होती है, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड इंडेक्स। ये कॉल बैक है, ये वाला एरो फंक्शन की वजह से कि वो डायरेक्ट कॉल हो रहा है। आप फिर से ये कोड फिर से वहां पर भी लिखोगे, मतलब मैप जब जब मैप कॉल होगा तब तक कॉल बैक कॉल होगा। ये कॉल बैक है, मतलब मैप के अंदर। अब ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे कॉल कॉल किया तो मैं हर फाइल में कॉल कर सकता हूँ, ऐसा आपको बार बार यही कोड लिखना पड़ेगा। हमारा कॉल बैक का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि भाई एक बार बना दिया मैं उसको 1000 बार कॉल करूं। इसका मकसद ये है कि मैप है, मैप के अंदर इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ही कॉल हो जाएगा। और ये होता एक फंक्शन है। सही है भाई? मतलब मैप एक खुद मेथड है। किसका मेथड है? एरे का। और उसके अंदर एक कॉल बैक कॉल हो रहा है। कॉल बैक का मकसद, अगर किसी को ऊपर से जा रहा नहीं, कॉल बैक क्या है? सिंपल क्या है कि भाई कोई ऐसी चीज जिसको आपको कॉल करने की जरूरत ना हो, आपने सिर्फ और सिर्फ ये मेथड लिखा है मैप। कॉल बैक क्यों बोल रहे हैं? ये पूरा एक फंक्शन बना पड़ा है, ये पूरा पूरा एक अलग से। अगर मैं यहां से हटाकर यहां पे डाल रहा हूं और आपने बोला भाई मिसाल के लेट ए इक्वल टू, और अब आपने यहां पे जाकर ए कॉल किया हुआ, तो ये वही का वही काम डायरेक्ट कर रहा है कि आपको इस ए का डायरेक्ट ये कॉल बैक बना पड़ा है, वो कॉल हो रहा है। तो इसका ये मकसद होता है कि आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है। उस फंक्शन को कॉल बैक बोलते हैं जिसको कॉल, हमने सिर्फ तो मैप को यूज किया है। मैप खुद ब खुद बोलता है कि भाई मैं एक फंक्शन हूं और मुझे कॉल बैक मैं खुद ब खुद हो जाऊंगा और आपको रिटर्न में वैल्यू और इंडेक्स दूंगा, पैरामीटर देने की जरूरत नहीं पास करती। सही है भाई? यहां तक सबको समझ आ गया? यहां तक कोई सवाल? अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक मेन चीज जो हम अक्सर यूज कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का आया। इसको हम तब यूज करते हैं जब हमें एक फाइल से दूसरी फाइल में डेटा लेकर जाना हो, एक फाइल से दूसरी फाइल में कोई फंक्शन लेके जाना हो, तो आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को यूज करते हो। सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, ES6 के अंदर ये आया है और ये Node.js और React का मेन कॉन्सेप्ट है, ये हमें आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हमने एक अलग से फाइल बनाई add.js, जिसमें हमने इसको बोला भाई एक फंक्शन होगा ऐड का जिसको 2 पैरामीटर दिए जाएंगे। सही है भाई? अब अपने फंक्शन के साथ अपना फंक्शन नहीं बनाना, एरो फंक्शन बनाने हैं। जितने भी फंक्शन बनाने हैं एरो फंक्शन बनाने हैं, जो आप पहले आप इसी को अगर हम ES5 में लिखते हैं तो हम यूं करके लिख रहे होते हैं, ऐसी है ना भाई, ऐसे लिख रहे होते हैं। लेकिन ES6 कैसे बोलता है? इस तरह लिखना है। तो अब आपने फंक्शन उस तरह करके डिफाइन करना है। अच्छा, अब आपने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हुआ है कॉस्ट के नाम से।
जिसमें आपने बोला भाई रिटर्न करेगा ये ए प्लस बी, और आपने बोला भाई ये एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट तो पता है ना, हाँ, मतलब बहुत सी कंपनीज हमें एक्सपोर्ट करती हैं और हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट। हम कुछ भी एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं है, ऐसे ही है ना। हाँ, हम सिर्फ एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट की चीज़ें सही सही बनती हैं, बाकी सब कुछ खराब ही है। अच्छा, तो यहाँ पे आपने एक फंक्शन बनाया हुआ है एक्सपोर्ट। कोई भी चीज़ किसी भी फाइल से बाहर लेके जानी हो तो आप यूज़ करते हो एक्सपोर्ट। ये सिंपल वही चीज़ है कि भाई आउटसाइड कोई भी चीज़ जाएगी तो आप एक्सपोर्ट का कीवर्ड लगाओगे। ये दोनों कीवर्ड है। इंपोर्ट, जिस फाइल में आपने यूज़ करना है वहाँ पे इंपोर्ट कॉल किया जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट लगाया, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐड, ऐड को आप 2 पैरामीटर दोगे। हाँ, ये भी कर सकते हो, बिल्कुल। ये अभी हम इस तरह कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐड, ऐड में आपने 2 पैरामीटर पास कर दिए और रिटर्न कर दिया। ये जब आप इधर आए, सबसे पहले आपने यहाँ पर आकर इंपोर्ट, इंपोर्ट किया ऐड को, तो ये आपके पास खुद ब खुद जैसे आप इंपोर्ट लगा रहे हो, इंपोर्ट आपने सिर्फ ऐड लिखा, ये खुद ब खुद आ गया। आपने एंटर किया तो ये आ गया कि भाई मैं इस फाइल से आ रहा हूँ। इंपोर्ट ऐड फ्रॉम, अगर यहाँ पर ये नहीं लिखा होता तो ये कभी हेल्प नहीं करता, क्योंकि ये वहां से आ ही नहीं रहा था। अब हमने इसको यूज करना है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं सिंपल इस तरह कि पहले इस कोड को कमेंट कर देते हैं ताकि ये कोड, और हम इस लाइन को भी ऊपर से उठा लेते हैं और ये हम इधर ही रख लेते हैं ताकि। अच्छा, अब हमने यहाँ पे बोला वार लेट a इक्वल टू 10, लेट b इक्वल टू 20, लेट रिजल्ट इक्वल टू ऐड, वही का वही फंक्शन जिसमें अब ये आपको साफ साफ बताएगा कि भाई मुझे क्या क्या चाहिए। फंक्शन इसने वहां पे डिफाइन किया है, तो ये साफ साफ बता रहा है कि भाई मैं इंपोर्ट हुआ मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, एक a और एक b, जिसमें आप, क्योंकि आप यहाँ पे जो वेरिएबल के नाम रखोगे, अगर आपने var1 लिख दिया और यहाँ पे var2 लिख दिया, तो अब जब ये वहां पे बोलेगा कि भाई मेरे पास ये 2 वेरिएबल हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट अब आपस में कनेक्शन में है, तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है, var1 और var2, कि भाई मुझे एक var1 चाहिए और एक var2 चाहिए। तो ये आपके पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट होता है। आपने यहाँ जाके a कॉमा b लगा दिया। अब आपने यहाँ पे आके console.log रिजल्ट किया, तो आपके पास आउटपुट के अंदर कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड मॉड्यूल। कहाँ पर? नहीं नहीं, ये तो सही है। हमें एक मिनट, नेट भी नहीं चल रहा। इसको इस ब्राउज़र पे ही ब्लॉक कर। इसे ये वाला जो एरर दिखा रहा है, ये तो दिखा रहा है कि आपका कोर्स ओरिजिन जो है वो ब्लॉक कर रहा है, वो फाइल को एक्सेस ही नहीं करने दे रहा। तो इसके लिए हमें कोर्स पॉलिसी लगानी होगी। वो यहाँ पे आपके पास
गूगल एक्सटेंशन में आता है, नेट चलता है ना तो मैं बोलता हूँ, तो उसके बाद आप इजीली, या इसको लोकल पे उस पर चला के देखते हैं, क्या पता उस पर चल जाए लाइव पर। हम्म, सही है भाई। ये इस पे अलाउ नहीं कर रहा था, तो आपको इस चीज़ को चलाने के लिए ना, ये आपको अलाउ नहीं करता, कोर्स अलाउ नहीं करता। या तो हल है कि आप क्रोम के ऊपर एक्सटेंशन अलाउ करा दो, नहीं तो आप लाइव सर्वर के ऊपर चला लो, तो लाइव सर्वर इसको अलाउ कर देगा। तो आपने इसको लाइव सर्वर के ऊपर चलाया तो ये एक्सेस होना स्टार्ट हो गया। तो अब आपने यहाँ से भेजा हुआ है इसको 10,20, तो ये दूसरी फाइल में कॉल हो रहा है, ओ दूसरी फाइल में डिफाइन हुआ पड़ा है, और यहाँ पर आप यूज कर रहे हो। आप इसी तरह इसी फाइल के अंदर मल्टीपल मेथड भी बना सकते हो, एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल मेथड भी हम बना सकते हैं। मैंने एक सब्ट्रैक्ट का बना लिया, एक एडिशन का बना लिया, तो अब मुझे दोनों के रिजल्ट चाहिए, तो मैं यहाँ जाकर कोई नई लाइन नहीं लगाऊंगा, कॉमा लगाऊंगा, और ये खुद बताएगा कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ सब्ट्रैक्ट। मतलब हाँ, तो अब जैसे मुझे अब सब्ट्रैक्शन मैंने बना के रखा हुआ है ये वाला, मुझे इसको यूज नहीं करना तो मैं यूज ना करूं। मतलब आपकी मर्जी, आपने जितने फंक्शन बनाए आप बना के रखो, अगर आपको जब यूज करने हो तो आप उसको इजीली यूज कर सकोगे। अच्छा, ये बोलना चाह रहे हैं। अभी ये हमारे को लग रहा है इतना सा कोड है तो बहुत छोटा है, जब हमारी वेबसाइट होगी ना बहुत बड़ी, तो वो इतना बड़ा, अब आप अगर कोई अपनी पोर्टफोलियो बनाने बैठते हो तो उसका अबाउट सेक्शन, कॉन्टेक्ट सेक्शन, उसके अलग अलग मल्टीपल सेशन है, फिर उसमें डेटाबेस से डेटा आएगा, तो वो एक ही फाइल भर जाएगी। अगर आप देखते हो जो हमने इस पे साइन अप वाला काम किया था, सिर्फ थोड़ा सा कोड ज़्यादा हुआ था, हम घूम जाते थे कि साइन अप, लॉग इन, साइन अप विद गूगल, फिर हमने अलग अलग उसको तोड़ा ताकि हम अपने आप को समझा सकें। तो डेवलपर को अब आपको लग रहा होगा कि यार ये सर ने ऐसी लंबाई की है, इसको हम उठाकर, बिल्कुल सही सही बात है, अगर मैं भी होता यहाँ पर यही मैं सोचता कि यार इतना सा तो कोड था, शराफत से यहाँ लिखते काम चलता, अभी तो चलता, लेकिन जब हम रेक्ट में जाएंगे तो कोड बहुत ज़्यादा होगा, फिर एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉल करना लाजमी पड़ जाता है। अच्छा, अब सवाल है कि क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारी एप्लीकेशन होती है रेक्ट के अंदर एसपी एप्लीकेशन, सिंगल पेज एप्लीकेशन, जिसका ये मकसद होता है कि आपका हेडर, अभी क्या है कि हमने, आप एचटीएमएल में काम करते हो तो हर फाइल में आपको हेडर कॉल करना पड़ता है, ऐसे है ना भाई। मेरे 5 पेजेस हैं तो मुझे पांचों के पांचों पेजेस में हेडर कॉल करना होगा, मतलब पूरा पूरा कोड उठा कर रखना पड़ेगा कि भाई हेडर ये है मेरा हर फाइल के अंदर। लेकिन जब आप रेक्ट में जाते हो, आप हेडर का एक कंपोनेंट बना देते हो, उस कंपोनेंट को आप इंपोर्ट करा के कॉल करते हो, तो वहां पर इसका यूज आता है। कोड भी छोटा होता है, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि देखो आपकी यूआई की बात कर रहा हूँ, आपके पास यहाँ पर एक यूआई है, एक पेज, आप एक वेबसाइट बना रहे हो H1, सही है भाई, ये है हेडर।
अब मुझे इसी हेडर को पांचों फाइलों में कॉल करना है, तो ये 5 बार मुझे लिखना पड़ेगा ना, या नहीं लिखना पड़ेगा? हाँ, वो तो आपने यहाँ पर कनेक्ट, यही तो आप कर रहे हो कि आपने फंक्शन यहाँ बनाए हुए हैं और वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप यूज कर रहे हो। देखो पूरी, आप ये बोल रहे हो कि मैं ये पूरा पूरा कोड, मिसाल के तौर पे ये पूरा पूरा कोड मैंने यहाँ उठा के रखा हुआ है और यहाँ डायरेक्ट, तो मेरा सवाल ये है यार, अगर मुझे ये कोड दोनों की दोनों फाइलें इसी में रखनी है, इसी को देनी है, तो मैं यही काम फिर इस फाइल में क्यों ना कर लूँ? मतलब अगर मुझे फिर दो फाइलें बनाने का फायदा क्या? हम दो फाइलें तब बनाते हैं जब हमें अपने काम को शॉर्ट करना हो। अब शॉर्ट क्या है कि आपने एक मेथड बना के रख दिया, वो आप दूसरी क्लास में आके सिंपल कॉल करा रहे हो। अब आपके पास सिंपल यहाँ, अच्छा अभी नेट चल गया, मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि रिएक्ट में काम कैसे होता है, फिर हम समझ पाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ज़रूरी क्यों है। क्योंकि इसमें हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब हमने हेडर के कंपोनेंट अलग से बना के रख लिए, हाँ तो आप क्लास डॉट मेथड का नाम, जैसे आप ये करते हो कंसोल पूरी पूरी क्लास मंगाते हो डॉट लॉग, इसी तरह वो भी आप कॉल कर सकते हो। अब देखिए, आपने अलग से नैप बार का एक कंपोनेंट बना के रखा, जिसके अंदर आपने अपनी पूरी नैप बार की क्लास डिफाइन की हुई है कि भाई नैप बार आपने कॉल किया। अब हम इसको यूज कैसे कर रहे होंगे, आपका जो मेन कंपोनेंट होगा, मेन जो फाइल होगी, उसके अंदर आपने इसको कॉल किया होगा। मेन कंपोनेंट में आपने नैप बार को इंपोर्ट किया और सिर्फ यहाँ पे आके नैप बार लिख दिया। तो क्या हुआ कि ये नैप बार का कोड जो आपने यहाँ लिखा हुआ था, इतना लंबा कोड, ये सब का सब कोड उठकर उस फाइल में चला गया नैप बार का। तो अगर मैं ये पूरी पूरी एचटीएमएल उठाकर ये पूरा पूरा कोड वहाँ पे रखता, तो हर फाइल, 5 फाइलों में अगर मुझे नैप बार चाहिए था, तो 5 की 5 फाइलों में मुझे ये कोड बार बार लिखना पड़ता, क्योंकि ये कोड तो आएगा ही आएगा। यूज़र का लॉगिन का पेज, लॉगआउट का, उसकी पिक्चर, उसका नाम, ये सब का जब मुझे लिखना पड़ता, स्टेट वगैरह सब कुछ। लेकिन क्या है कि अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ मैंने नैप बार लिखा है कि भाई आप यहाँ पे आपने नैप बार मंगाया पहले, फिर आपने नीचे बोला भाई नैप बार कॉल कर दो, बस। इसी तरह आपने अपनी पूरी वेबसाइट का एक फुटर बनाया होगा, आप पूरी पूरी वेबसाइट का एक सिंपल फुटर होगा, आपने एक जगह पे फुटर बना कर रख दिया, सबसे लास्ट में आकर आपने फुटर को डिफाइन कर दिया, फिर आपके अपनी कंपनी के होंगे वो आपने डिफाइन कर दिए। तो फ़ायदा क्या होता है इससे फ़ायदा ये होता है कि एक जगह पे हमने कोड लिख दिया है, उसको हम मल्टी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है
कि हमारे पास रिएक्ट की एप्लीकेशन फास्ट काम कर रही होती है बनिस्बत HTML से। HTML से क्यों? कि आपके पास इसमें सिर्फ कंपोनेंट चेंज होता है। अगर आप बात करते हो HTML के अंदर, जब आप होम से अबाउट के पेज में जाते हो तो अबाउट में भी हेडर है, लेकिन हेडर फिर से लोडिंग में आता है। क्यों? कि अबाउट का हेडर अलग है, होम का हेडर अलग है। लेकिन जब आप रेक्ट में बात करते हो तो रेक्ट के अंदर सिंपल क्या होता है, आपके पास नैब बार जैसा था वैसे का वैसा रहा, सिर्फ अबाउट में अबाउट का सेंटर वाला चेंज, जहां पर चेंजिंग आनी थी वो दिखाई, फुटर जैसे नीचे था वैसे का वैसा। तो उसी पेज पर नया डेटा आ जाता है। जब हम रेक्ट में जाएंगे तो हम ये सब पढ़ेंगे एसपी एप्लीकेशन, तो इसलिए हमें ये आना चाहिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अभी हमें ये नहीं सोचना कि भाई छोटा सा है, हमें इंपोर्ट लगाना चाहिए या एक्सपोर्ट नहीं लगाना चाहिए। सर्दियों के हिसाब से अच्छा, तो आपने इसलिए हम यहाँ जाकर एक्सपोर्ट कॉल कर लिया। एक्सपोर्ट का मकसद कि आपके पास आपने एक फंक्शन बनाया ऐड के नाम से, एक और फंक्शन बनाया सब्ट्रैक्ट के नाम से। अब आप इस फंक्शन को इस फाइल में इजीली कॉल कर सकते हो। कॉल किस तरह कर सकते हैं? इंपोर्ट के जरिए। तो इसीलिए जब हम रेक्ट के कोड में जाएंगे तो अब हमने यहाँ पे देखा कि भाई हमने एक जगह पे नैप बार का कोड लिखा था और वो हम हर जगह पे यूज कर रहे हैं, ऐसे ही है ना भैया। तो ये इजी हो जाता है। तो हमें ES6 के अंदर ये पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। कोड भी इजी हो जाता है। रिपीट कर रहा हूँ, देखिए आपने सिंपल क्या करना होता है। सिंपल आप यहाँ पर आकर सबसे पहले एक्सपोर्ट का कीवर्ड लगाते हो, कॉन्स्ट अपने फंक्शन का नाम, जो भी आपके फंक्शन का नाम हो। आपने हेलो यूजर के नाम से एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को एरो फंक्शन के साथ डिफाइन किया। ES6 में आप एरो फंक्शन डिफाइन करते हो। आप इसकी टाइप लेट भी पास कर सकते हो, वार ही पास कर सकते हो, लेकिन अच्छा होता है कि फंक्शन को जब भी डिफाइन किया जाए, क्योंकि फंक्शन एक कांस्टेंट है, वो दोबारा से नहीं बनना चाहिए, तो आप कॉन्स्ट लगा रहे होते हैं। तो आपने एक्सपोर्ट कॉन्स्ट हेलो यूजर लिखा हुआ है, और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो आपने बोला भाई रिटर्न करा देना। अब यहाँ से इसका नाम लोगे यूजर का और उसकी एज लोगे, और आपने बोला भाई एक सेंटेंस रिटर्न कराना टेम्पलेट लिटरल में, यूजर नेम इज और यहाँ पे आपने एज दे दी। तो यहाँ पे आ गया यूजर नेम इज एंड एज इज। और जब हम इसको कॉल करेंगे यहाँ पर आकर, अब कॉल करने का तरीके करके सबसे पहले इसको क्या कराएंगे? इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के बाद जो इसका नाम था हेलो यूजर, वो आपने यहाँ पास किया। फ्रॉम किस फाइल से आ रहा है? ऐड की फाइल से आ रहा है। यहाँ पर आपने बोला भाई लेट यूजर का नाम उमर है, लेट यूजर की एज 20 है, और आपने बोला इस फंक्शन को कॉल करो हेलो यूजर को, और इसके अंदर यूजर नेम लेकर जाओ और यूजर की एज लेके जाओ, और आपने यहाँ पर आकर इसको कंसोल करा दिया ताकि हम डेटा दिखा सकें। तो अब आप जब यहाँ पे आओगे पेज पे रिफ्रेश करोगे, ऐड डॉट मतलब
अच्छा हाँ, सही सही सही। तो आपके पास आ गया यूजर नेम इज उमर एंड एज इज 20। मतलब आपने एक फंक्शन डिफाइन किया जो एक अलग से फाइल में बना हुआ था, और कॉन्स्ट लगाया, फंक्शन जैसे डिफाइन किया जाता है इसी तरह डिफाइन किया, नेम लिया और एज ली। यूजर नेम इज और एज इज, ये आप दिखा दो। जी जी। मतलब आप ये बोल रहे हो एक्सपोर्ट कॉस्ट ये बनाओ, तो ये तो फटेगा क्योंकि कॉस्ट और ये कॉस्ट, कि कॉन्स्ट तो अलाउ ही नहीं करता ना। ये तो हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि आप कॉन्स्ट और लेट इसीलिए तो लगाते हो कि एक वेरिएबल या एक फंक्शन सेम नाम से दोबारा नहीं बन सकते। तो ये तो उसको बनने ही नहीं देगा, कॉल तो होना दूर की बात है, ये तो उसको बनने ही नहीं देगा। लेट और कॉन्स्ट यूज होता है बिल्कुल। जी हाँ। अब लेकिन देखो अब ना, ये पूरी की पूरी फाइल अगर मुझे एचटीएमएल में चाहिए तो मैं इसको यूज करूं। अब मुझे इस फंक्शन को यूज ही जावास्क्रिप्ट में करना है, कि भाई फंक्शन का डेटा जावास्क्रिप्ट देगा और जावास्क्रिप्ट ही उस फंक्शन को कॉल करना चाहेगा। अगर मैं इस फंक्शन को इस बटन के ऊपर कॉल करना चाहूंगा, मतलब मैं चाहता हूं कि भाई ये कॉल हो, और यहां जाके मैंने बोला एक बटन दे देना और उस पर ऑन क्लिक लिखा हुआ है, ऑन क्लिक हो, और उस पर आपने बोला भाई फंक्शन का नाम हमारे पास क्या है, हेलो यूजर। और ये अब ये इस बटन के ऊपर कॉल होगा। जब मेरी ये रिक्वायरमेंट होगी तो मैं अपनी फाइल को जावास्क्रिप्ट में कॉल कराऊंगा। लेकिन जब ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट है कि जावास्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट कॉल हो, तो मैं यहाँ ये करा रहा हूँ। और कोई सवाल? यहाँ तक सबको समझ आ गया? तो अब हमने ES6 के अंदर कॉन्स्ट वार लेट सीख लिया भाई, डीस्ट्रक्चरिंग सीख लिया, टेम्पलेट लिटरल सीख लिए, ऑब्जेक्ट लिटरल, और उसके बाद टेनरी ऑपरेटर। अच्छा हमने एक चीज यूज की थी, एसिंग और अवेट यूज किया था ना भाई। ये क्यों यूज करते हैं? एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, के भाई किसी लाइन पे आप चाहते हो कि उसका रिजल्ट आए, उसके बाद तो उसके लिए आप डॉट देन और डॉट कैच लगा रहे होते हो कि क्या रिजल्ट आया या नहीं आया। ये भी आपके पास ES6 में आप इजीली यूज कर रहे होगे और आना चाहिए। हमने क्लास में APIs भी यूज की थी, या इससे पहले फायरबेस पे काम किया था तो उसमें भी हमने इसको यूज किया था। ऐसी है ना कि भाई पहले यूजर लाजमी रजिस्टर हो तभी उससे आगे जा पाए। तो ये सब हमें लाजमी अब इनके ऊपर प्रैक्टिस करना है और एरो फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बनाने हैं। अब हमें अपना मेन काम सिंपल फंक्शन नहीं, एरो फंक्शन पे करना है। उसके बाद अब हमने जो असाइनमेंट बनानी है वो अपनी बनानी है पोर्टफोलियो, लेकिन पोर्टफोलियो डायनामिक होनी चाहिए। डायनामिक से मुराद फायरबेस के साथ कनेक्ट होगा। फायरबेस में आपने एक सिंपल डेटा रखना है कि भाई आपकी होस्टिंग लिंक, आपके प्रोजेक्ट की लिंक, मतलब आपने एक काम किया उसको कहीं होस्ट किया, और पोर्टफोलियो में आपने गेट किया है फायरबेस से, मतलब अभी आपने डेटाबेस फायरबेस बनाया ताकि हमें बार बार अब मुझे अभी अपनी पोर्टफोलियो अपडेट करनी है तो मेरे पास एक फॉर्म हो, उस फॉर्म में मैं अपना डेटा फिल करूं, डायरेक्ट मेरी पोर्टफोलियो में जाकर चेंज हो जाए। आ रही समझ कि आपने फायरबेस के जरिए एक फॉर्म बनाना है जिसमें लिंक होगी, आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा, डिस्क्रिप्शन होगी,
है, मतलब फॉर्म, और पोर्टफोलियो में वो डेटा दिखाना है। ये इसका एक्सेस सिर्फ आपके पास होगा, यूजर के पास पोर्टफोलियो होगा, वो आपकी पोर्टफोलियो देख पाएगा। आ रही समझ? कि मतलब एक फॉर्म बनाया आपने, सबसे पहले तो आपके पास आपने अपने अपनी पोर्टफोलियो तो बनाई हुई है ना भाई। पोर्टफोलियो के अंदर क्या होता है, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट, ये सब कुछ डाला हुआ है। आप हर चीज को डायनामिक रखोगे ताकि कल ऐसा ना हो कि मुझे जाके कोडिंग में चेंज करना पड़े। अभी क्या है कि अभी मैंने कोई नया प्रोजेक्ट बनाया तो मुझे कोडिंग में जाके चेंज करना होगा। इसमें जाके होना क्या चाहिए, आप इसको फायरबेस के साथ कनेक्ट कराओ, एक फॉर्म बनाओ, उसके जरिए लिंक डालो, आपके प्रोजेक्ट का नाम डालो और उसकी डिस्क्रिप्शन डालो, और वो आपकी पोर्टफोलियो में इजीली नजर आ जाए। तो अब इस पे काम करना है, नेक्स्ट वीक तक ये कंप्लीट होना चाहिए। हो जाएगा भाई ये? ऐसा कोई जिसका इसके हवाले से सवाल है, या ऐसा कोई जिसको समझ ही नहीं आया? समझ नहीं आया? देखें सिंपल, आपने सबसे पहले पोर्टफोलियो तो डिजाइन कर ली जिसके अंदर होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस सब कुछ है। आपने फायरबेस में ऑप्शन रख लिया सबसे पहले अपना अबाउट का, कि अबाउट का डेटा फायरबेस में स्टोर है। कल अगर मुझे चेंज करना है, मतलब आपने अपनी पोर्टफोलियो के लिए एक एडमिन पैनल बना के रख लिया। अब ये समझो कि आपका वो एडमिन पैनल है, आप उस एडमिन पैनल से अपना अबाउट चेंज करो तो आपकी पोर्टफोलियो में अबाउट चेंज हो जाए। आ रही समझ? और आपने कोई नया प्रोजेक्ट बनाया, नई चीज की, उसका डेटा उस फॉर्म में डाला। आपने एक फॉर्म बना के रखा है अपने एडमिन पैनल में कि जब भी मैं कोई नई चीज होस्ट करूंगा वो अपनी पोर्टफोलियो में भी डालूंगा। तो उसके लिए क्या है, एक फॉर्म बना के रखा हुआ है एडमिन पैनल के अंदर। आ रही समझ या नहीं आ रही? इसमें मुश्किल क्या लग रहा है, मतलब क्या चीज समझ नहीं आ रही? तो वो तो एक डेटाबेस है ना। देखो पोर्टफोलियो तो आपका सामने डेटा शो हो रहा है, जो डेटा फायरबेस से आएगा वो पोर्टफोलियो पे हम दिखाएंगे। पोर्टफोलियो में डेटा फायरबेस से उठ के आएगा। ऐसे हमने, जैसे अब कोई भी डेटा, हमने सिंपल एक फायरबेस से बनाई थी सिंपल टू डू ऐप, कि भाई उसका डेटा वहाँ स्टोर हो रहा था, डिलीट कर रहे थे, एडिट कर रहे थे। फर्क क्या होगा, इसमें आप दो पैनल बनाओगे, एक एडमिन पैनल मतलब आपके लिए जहाँ आप अपना डेटा डालोगे। एडमिन पैनल के अंदर आप एक अबाउट का सेशन रखोगे, जो अबाउट फायरबेस में डाला जाएगा एडमिन पैनल से। जो आपकी पोर्टफोलियो होगी वहाँ पर आप वो डेटा रेंटर कराओगे फायरबेस से डेटा उठाकर। फिर आपकी जो एजुकेशन होगी वो भी डायनामिक होगी। अभी आप इंटर में हो, कल जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, गलती हो गई, यूनिवर्सिटी में जाओगे तो फिर उसको भी तो चेंज करना है, अपडेट करना है। तो वो आप ये नहीं कि हमें कोडिंग से जाके फिर से चेंज करें। तो हम एक पैनल बना के रख लें ताकि हम इजीली हर रोज अपडेट कर रहे हो और कुछ ना कुछ नया डाल रहे हो। वरना हम कोडिंग से चेंज करेंगे, हम बोलेंगे आज नहीं तो कल, फिर कल तो फिर कल ही रह जाती है। फिर एकदम किसी को लिंक सेंड करते हैं, वो पिछला काम होता है, उस टाइम तक तो हमारी यूआई भी सही नहीं हुई होती। तो इसलिए इसको डायनामिक रखना है, इस पर काम स्टार्ट करना है। बाकी नहीं हुआ तो हम कल इस पर बैठ के बात करते हैं। ठीक है भाई, ऑफ कर सकते हैं। बाकी मैं वीडियो और कोड शेयर कर दूँगा।